हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग ज्योग्राफी क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। मतलब ग्लोब के बारे में आपको पढ़ना है और ग्लोब पर जो हमारी दो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनको आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हो, उन्हें देखना है। ठीक है। और इनके काम क्या होते हैं, इनको किस लिए बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। आपको पहले ही मैं बता देता हूँ, जो ये एनसीईआरटी की क्लासेस आपकी चल रही हैं, ये दो मोड में आपको मिलेंगी। एक है आपका लॉन्ग और एक है आपका शॉर्ट। ठीक है। लॉन्ग मोड मैं पहले करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं शॉर्ट मोड में इसे करवाऊंगा। जैसे मैंने आप लोगों की क्लास सिक्स हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है लॉन्ग मोड में। लॉन्ग मोड का मतलब क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ करके आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। जो लॉन्ग मोड में नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए शॉर्ट मोड की वीडियो मैं ले आ दूंगा। जैसे लॉन्ग मोड की जो वीडियो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे की है। वहीं शॉर्ट मोड की वीडियो की अगर आप बात करेंगे तो यह आपकी 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक की होगी। वो डिपेंड करता है चैप्टर पर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं लाइन बाय लाइन नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं अपने जो बनाए हुए नोट्स हैं वो शेयर करूंगा आपके साथ। उन नोट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये आपके शॉर्ट वाले रहेंगे और इसी शॉर्ट नोट से आप लोग अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, या फिर वो नोट्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आपके यहीं पर पीडीएफ में डाल दूंगा, अटैच कर दूंगा लिंक, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बात। जैसे मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा मैं उसी के साथ नोट्स भी वहां पर शेयर कर दूंगा आपसे। तो जिसको लॉन्ग मेथड में देखना है वो लॉन्ग देख सकता है, जिसको शॉर्ट में देखना है वो शॉर्ट में देख सकता है। अभी जो हम देख रहे हैं वो क्लास सिक्स जियोग्राफी की लॉन्ग मोड की वीडियो है। इसमें एक एक लाइन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसी तरीके से जब लॉन्ग वाला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं शॉर्ट वाला बना करके यहाँ पर डाल दूंगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि नोट्स बने हुए हैं मेरे पास, वो मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, हाथ से बनाए हुए हैं। वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा। तो दोनों तरीके के वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल रहेंगे, जैसा मन करेगा वैसा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है बात। तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि इतना ज़्यादा इतना लंबा वीडियो क्यों बन रहा है। तो जिसको जैसे मन करेगा, जिसके पास ज़्यादा समय है वो लॉन्ग मोड में देख ले, लाइन बाय लाइन पढ़ ले। जिसको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी है, वो बस एनसीईआरटी के बारे में जानकारी चाहता है कि उसके चैप्टर्स में क्या दे रखे हैं, वो शॉर्ट मोड में देख सकता है। ठीक है बात। चलिए बहुत बढ़िया है। अब वहीं पर अगर मैं ग्लोब की बात करता हूँ, आइए चैप्टर 2 को अब देखते हैं क्या कहता है ये। तो यहाँ पर आपको दो चीजें देखनी है, एक है आपका अक्षांश और दूसरा है आपका देशांतर। अक्षांश की अगर आप बात करते हैं तो इसको बोला जाता है बेटा लैटिट्यूड, और देशांतर को बोला जाता है बाबू लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। ठीक है बात। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है। नोट्स जो आपको मिलेंगे वो आपको दोनों उसमें मिलेंगे, लैंग्वेज में बाइलिंगुअल रहेगा। इंग्लिश भी हो सकता है, इंग्लिश मतलब समझ रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर रहेगा। तो मतलब आपकी जो नॉर्मल भाषा होती है उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। अब सुनिए, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ठीक है बात। हमारी पृथ्वी क्या है बेटा, स्फेरिकल नहीं है। इसका अपना एक शेप है जिसको आप भूआप कहते हो, हिंदी में भू आप बोलते हो। ठीक है बात। या फिर अगर आप इंग्लिश में बोलते हो तो जियोइड होता है बेटा। मतलब अर्थ लाइक या फिर अर्थ के समान जो शेप होता है उसको बोला जाता है। मतलब ये पूरी तरीके से स्फेयर नहीं है। मतलब क्या है बेटा कि यह पूरी तरीके से स्फेयर ना होकर के जो पोल्स हैं वहां पर चपटी है। पोल्स पर क्या है बेटा, जो ध्रुव होते हैं, जो पोल्स होते हैं वहां पर ये चपटी हुई है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मतलब इक्वेटर के साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो बीच वाली लाइन है यहाँ पर थोड़ा सा इसको बल्ज मिलेगा, यहाँ पर बल्ज है। और वहीं पर अगर आप पोल्स पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये चपटी है, थोड़ी सी दबी हुई है। ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? ठीक है, आप कल्पना कर सकते हो कैसी दिख सकती है बेटा। तो मैंने आप लोगों को बताया था, संतरा देखा होगा ना, तो संतरे को ऊपर से देखोगे तो चपटा सा दिखता है। सॉरी। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर पोल्स पर वो कैसा रहेगा बेटा, चपटा हुआ रहता है। और
वहीं पर अगर आप उसके सेंटर को देखोगे तो थोड़ा-सा बाहर की तरफ रहता है। तो कल्पना कर सकते हो आप कैसा दिखती है पृथ्वी? ठीक है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ठीक है? अब क्लास में अगर ग्लोब होता तो यहाँ दिखाता, यहाँ पर ग्लोब की आकृति आपकी बनी हुई है बाबू, ठीक है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है, मतलब एक छोटी सी अर्थ का एक रूप होता है, स्वरूप होता है। यह है आपका ग्लोब। ठीक है, बात आप लोगों ने देखा ही होगा बेटा। अब ग्लोब जो होते हैं वो विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते हैं, मतलब बहुत बड़े साइज के हो सकते हैं। पॉकेट ग्लोब भी होते हैं बेटा, रखने योग्य होते हैं, जो कि जेब में रख करके आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। प्लस कुछ ऐसे ग्लोब भी हैं जो गुब्बारे जैसे हैं, जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अब देखो, ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब क्या होते हैं बेटा? स्थिर नहीं होते। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उन्हीं उनके सही आकार में दिखाया जाता है। देखिए बापू, ये ग्लोब है। अब ये जो ग्लोब है वो स्थिर नहीं है। ये क्या होता है, यहाँ से और यहाँ से आपका जुड़ा हुआ रहता है और आप इसको घुमा सकते हो इस तरफ से, डायरेक्शन में इस तरह से। वैसे तो आप दोनों तरफ से घुमा सकते हो, परंतु इस डायरेक्शन में इसे घुमाया जाता है। ये अगर मान लेते हैं वेस्ट है, तो ये है आपका ईस्ट, क्योंकि सूरज जो होता है वो ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में क्या होता है बेटा? सेट होता है। तो ये वाला हिस्सा पहले आगे आएगा, उसके बाद ये वाला हिस्सा आगे आएगा, उसके बाद ये वाला हिस्सा आएगा, उसके बाद ये वाला हिस्सा आएगा। तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ग्लोब को घुमाया जाता है, जिससे अर्थ की रोटेशन आपको समझ में आ जाती है। रोटेशन, 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 ये रोटेशन है, रोटेशन। ठीक है बात? रोटेशन, रोटेशन समझ में आ जाती है। ठीक है बात? अब देखो, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जैसे अगर मैं बोलूं, आप इस समय कहां पर हो? अगर अर्थ के किसी भी पोजीशन पर कोई भी व्यक्ति बैठा है, तो क्या आप उससे बता सकते हो कि वो पृथ्वी के किस जगह पर स्थित होगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूं अहमदाबाद, क्या बता पाओगे कहाँ पर है अहमदाबाद? तो अभी के डेट में तो आप बता सकते हो, लेकिन जब पृथ्वी के लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं थी या पृथ्वी के बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को, तब तक उनको बताना वहां पर कठिन हो जाता था। तो उसी प्रकार ग्लोब पर भी किसी भी बिंदु को बताना क्या हो जाता है बेटा? कठिन हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, कि वो लोकेशन कहाँ पर स्थित है, उसे आप कैसे बता सकते हो? अब देखिए, इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है बात? इसके लिए हमें कुछ बिंदु चाहिए और कुछ लाइन्स चाहिए होती हैं। जैसे मान लो, अगर मैं बोलूं कि ये मैंने एक पॉइंट बनाया, ये मैंने एक पॉइंट बनाया, ये पेज आप देख लो। ठीक है बात? अब मैं बोलूं इस पेज पर ये पॉइंट है, कहां पर स्थित है उसकी जगह आप बता दो। तो आप यहां पर स्केलिंग कर दोगे? बोलो हाँ, है ना? यहां पर आपने क्या कर दी बाबू? स्केलिंग करी। ठीक है। अब जितने भी सेंटीमीटर का लेना है, मीटर का लेना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वो कर दी, स्केलिंग कर दी आपने यहाँ पर। और फिर आपने इस साइड में स्केलिंग कर दी। ठीक है बात? आपने यहाँ पर स्केलिंग कर दी। अब अगर मैं इन दोनों लाइंस को एक साथ नीचे ले आकर के मिलाता हूं, ठीक है बात? तो आप बता दोगे कि ये पॉइंट यहां पर स्थित है। अब कैसे बाबू? तो अगर आपने यहां पर ले लिया है लेंथ, विड्थ ले ली है, ये हो गई विड्थ और ये हो गई उस पेज की लेंथ अगर हो गई, तो विड्थ और लेंथ आप देख करके यहां पर आप उसके बता सकते हो कि इतनी चौड़ाई पर और इतनी जगह पर वो बिंदु स्थित है। बोलिए हाँ या ना? बस वही चीज है बाबू। वहीं पृथ्वी पर जहां पर दो पॉइंट क्रॉस करेंगे, तो आप उसके डायरेक्शन को बता सकते हो, उसकी जगह को बता सकते हो, कहां पर वो स्थित है, उसकी लोकेशन को बताया जा सकता है। ठीक है बात? अब देखिए, आप देखेंगी कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। अक्ष मतलब होता है बाबू एक्सिस, एक्सिस। ठीक है बात? अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदुएं जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व, जो मैंने बताया वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखने रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। समझो बाबू ध्यान से। अब यहां पर पृथ्वी को देखो। यहां पर अगर आप पृथ्वी को देखोगे, यहां पर अगर आप पृथ्वी को देखोगे, तो जो सुई यहां पर बोल रहा है, यहां पर देखो, एक निडल यहां पर लगा हुआ है, एक निडल यहां पर लगा हुआ है। ठीक है बात? अगर मैं इसको N1 बोल दूं और इसको बोल दूं मैं N2, तो ये जो निडल 1 है, ये दिखाता है आपके नॉर्थ पोल को और ये जो निडल 2 है, ये दिखाता है आपके साउथ पोल को। और यही इसका क्या है बाबू? एक्सिस है।
यही इसका क्या होता है बेटा, एक्सिस होता है। ये इसका क्या होता है बेटा, एक्सिस होता है। ये अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में घूमती है, वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये घूमती है। क्लियर है बात, वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में ये घूमती है। ये तो घुमाने के लिए एक नमूना बनाया गया है, परंतु अगर वास्तविक पृथ्वी को देखेंगे तो इस तरह की कोई भी चीज पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। वहां पर एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है, जिसको आप यहाँ पर दिखाए हो, वो एक काल्पनिक रेखा है पृथ्वी पर अगर आप देखोगे एक्चुअली, और उसी एक्सिस पर वो क्या करती है बाबू, घूमती रहती है। ठीक है बात। अब आओ कुछ करके सीखे। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। ठीक है बात, ये कर सकते हो आप लोग, अपने हाथ से ही आप बना सकते हो और उसके रोटेशन को आप समझ सकते हो, लेकिन इतना कुछ जरूरी नहीं है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं उस बात को, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक अन्य काल्पनिक ये छोटे बच्चों के लिए होता है, जब क्लासेस में इसको करवाया जाता है बाबू, उस क्लास में जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो यहाँ पर वो चीज करके दिखाई जा सकती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, एक और काल्पनिक रेखा होती है जो इसको दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त कहा जाता है, या फिर इक्वेटर बोला जाता है, इक्वेटर बोला जाता है। ठीक है बात। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का मतलब हो गया नॉर्थ हेमिस्फेयर, अभी दिखाता हूं कहां पर ये इमेज यहाँ पर बनी हुई है, तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को जो साउथ में स्थित है उसे दक्षिणी गोलार्ध या फिर साउथ हेमिस्फेयर बोला जाता है। हेमी स्फेयर बोला जाता है। हेमी मतलब क्या होता है, आधा, स्फेयर मतलब होता है गोला, ठीक कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है बात। अब देखो बाबू ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एक अर्थ बनाता हूँ, अर्थ के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन होती है बाबू, तो इसी को आप बोलते हो इक्वेटर। ठीक है बात, इक्वेटर बोलोगे, या फिर इसको दिखाया जाता है 0 डिग्री से। क्या दिखाया जाता है बेटा, 0 डिग्री से। ठीक। अब इक्वेटर के उत्तर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या है बाबू, साउथ पोल है। यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है। तो इसके ऊपर ये जो इतना हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा है, इसको आप बोलते हो नॉर्थ हेमिस्फेयर। ठीक है बात, उत्तरी गोलार्ध। और जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है इक्वेटर के साउथ में, इसको बोला जाता है साउथ हेमिस्फेयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। यहाँ पर देखिए, ये बना हुआ है आपका इक्वेटर, ये बना हुआ है इक्वेटर। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये है आपका नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। तो इक्वेटर के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, ये क्या हो गया बेटा, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और उत्तर के इसके दक्षिणी वाला जो हो गया, इसको क्या बोलोगे बाबू, साउथ हेमिस्फीयर। ये साउथ पोल हो गया और ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, साउथ हेमिस्फीयर हो गया। क्लियर है बात। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त के से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों का अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, मतलब डिग्री में मापा जाता है। अब सुनिए बाबू क्या कह रहा है ये। जैसे अब ये आपने एक अर्थ लिया, अर्थ के बीचों बीच आपने यहां पर बना दिया इक्वेटर, 0 डिग्री बना दिया। अब मैं इक्वेटर यहां पर ई से लिख दे रहा हूं। इसके ऊपर जितनी भी चीजें होंगी उसको आप बोलोगे नॉर्थ, इसके नीचे जितनी भी चीजें होंगी उसे बोलोगे साउथ। अब देखो, अब ये पृथ्वी का सेंटर मान लो, अब पृथ्वी को एक हॉलो स्फीयर मानो, और पृथ्वी के हॉलो स्फीयर में यहां पर क्या हो गया, उसका एक सेंटर हो गया। यहां पर क्या हो गया, उसका एक सेंटर, ध्यान से देखिएगा, यहां पर उसका क्या हो गया बेटा, सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से आप एक एंगल बनाइए, यहां पर पृथ्वी की सतह मान लो ये पूरा। अब इस सेंटर से आपने अगर यहां पर एंगल बनाया, तो ये कुछ एंगुलर डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, एंगुलर डिस्टेंस हुआ कि नहीं। वही एंगुलर डिस्टेंस जो होता है, उसी एंगुलर डिस्टेंस पर आप क्या करते हो, एक रेखा और बना देते हो। फिर एक और बनाया गया, उस पर एक रेखा और बना दी गई, एक और लिया गया, उस पर एक रेखा और बना दी। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहां पर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितने हो सकते हैं बेटा, 1 डिग्री। उसके बाद ऊपर आओगे तो क्या होगा बेटा, 2 डिग्री। उसके बाद और ऊपर आओगे तो क्या होगा बेटा, 3 डिग्री। ऐसे करते करते ऊपर आओगे, और सबसे फिर एक सेंटर पर यहां से अगर आप एक लाइन खींचोगे तो ये कितना डिस्टेंस बनेगा बेटा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। क्या बोलोगे बेटा, 90 डिग्री। तो ये जितना भी 0 डिग्री के ऊपर हो गया, चाहे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, जैसे करते जाओ। अब 23 1/2 डिग्री भी होगा, 66 1/2 डिग्री भी होगा। वो एंगुलर डिस्टेंस है बेटा, जो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पर उसको मापा जाता है। उसको आप डिनोट करते हो, अगर 0 डिग्री के ऊपर है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री नॉर्थ, फिर हो जाएगा 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, ऊपर ऐसे करते करते आप कहां पर आओगे, 90 डिग्री नॉर्थ तक आओगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप साउथ में आओगे, तो साउथ में खींचोगे तो यहां पर 1 डिग्री साउथ, फिर क्या आएगा बेटा, 2 डिग्री साउथ, और ऐसे करते करते आप यहां पर आओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। ठीक है बात। ये सारी क्या है बेटा, एंगुलर डिस्टेंस है। ये सब क्या है बाबू, एंगुलर डिस्टेंस है। और उसी एंगुलर डिस्टेंस पर जो बिंदु होता है, उसी
एंगुलर डिस्टेंस पर पॉइंट पे रहने वाले जितने भी बिंदु पड़ते हैं उन सबको एक साथ क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। वो आपका एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गई बात? जैसे मान लो यहाँ पर 1 डिग्री वाले पर, 1 डिग्री साउथ पर बहुत सारी चीजें होंगी बाबू यहाँ पर, ठीक है, और सारी बिंदुओं को एक साथ जोड़ दोगे तो एक वृत्त बन जाएगा ना पूरा, एक सर्कल बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो अगर वो 0 डिग्री के नीचे है तो वो हो गया साउथ, अगर वो 0 डिग्री के ऊपर है तो क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है बात। अब देखो, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। किसने को दिखाती है बेटा? 0 डिग्री, जो मैंने आपको बता दिया 0 डिग्री को दिखाता है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त की 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री अंश। इसी प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री अंश दक्षिणी अंश अक्षांश ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को दिखाता है। मतलब एक बात समझो, अब पृथ्वी का केंद्र बिंदु लो, ठीक है बात, ये तो हो गया 0 डिग्री। अब ये क्या हो गया बेटा, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे अगर आप सर्किल देखोगे तो इसका कितना हो गया बेटा, 1/4। ये कितना हो गया बेटा, 1/4। अगर ये पूरा एंगल आप देखोगे तो ये 360 डिग्री है, ये पूरा एंगल कितना है बेटा, 360 डिग्री। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, 360 का 1/4 होगा, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो वही हो गया 90 डिग्री नॉर्थ। और नीचे की तरफ आ जाओगे तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। समझे बात को, नहीं समझे? तो वही बता रहा है कि ये पूरे के पूरे 360 डिग्री का 1/4 भाग होता है, इसलिए ऊपर वाला 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे वाला क्या हो जाता है, 90 डिग्री साउथ हो जाता है। वही दक्षिणी अक्षांश या फिर दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, और ये उत्तरी अक्षांश या फिर उत्तरी ध्रुव हो जाता है। क्लियर है? तो 90 डिग्री नॉर्थ और ऊपर क्या होगा, 90 डिग्री साउथ। और यह एक पॉइंट है, यह एक क्या है बेटा, पॉइंट है। यहां पर सर्किल नहीं बनेगा क्योंकि 90 डिग्री तो एक पॉइंट हो गया ना बेटा, 90 डिग्री क्या हो गया, पॉइंट। वो तो एक बिंदु है। 90 डिग्री साउथ क्या हो गया, एक बिंदु है जहां से वो एक्सिस होकर के गुजरेगी, तो उत्तर से गुजरेगी और नीचे से गुजरेगी। तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री क्या हो गया बेटा, साउथ हो गया। और 90 डिग्री के नीचे जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे बेटा, सर्कल होंगे। वो सब क्या होंगे बेटा, सर्कल होंगे। ऐसे समझो कि 0 डिग्री पर सबसे बड़ा सर्कल, उसके बाद और छोटा और छोटा और छोटा होते होते कहां पर आ जाएगा बेटा, पॉइंट बन जाएगा। तो ये हो गया 90 डिग्री, उसके बाद बड़ा होते जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा सर्कल कौन सा वृत्त बनाएगा, कौन सा लैटिट्यूड बनाएगा, तो कौन सा लैटिट्यूड बनाएगा बेटा, तो आप बोलोगे 0 डिग्री वाला। 0 डिग्री वाला जो होगा वो सबसे बड़ा सर्कल होगा, या फिर जिसका रेडियस सबसे बड़ा होगा, या फिर जिसका डायमीटर सबसे बड़ा होगा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आओगे, 90 डिग्री तक आओगे, उसका जो डायमीटर होगा या फिर उसका जो रेडियस होगा वो छोटा होता चला जाएगा, और ऊपर आकर के वो किस पर केंद्रित हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री पर, सॉरी 90 डिग्री पर वो क्या हो जाएगा बेटा, केंद्रित हो जाएगा, वह एक पॉइंट बन जाएगा। तो सबसे बड़ा अगर आप देखोगे वृत्त कौन सा है, सबसे बड़ा सर्कल अगर आप देखोगे लैटिट्यूड में कौन सा होता है, वो होता है इक्वेटर। और अगर पूछते हैं कि पॉइंट कौन कौन से हैं, तो 90 डिग्री जो आपका नॉर्थ पोल है या फिर 90 डिग्री जो आपका साउथ पोल है, वो आपका क्या होता है बेटा, पॉइंट होता है। अब यहीं पर सर्कल देखो, ये बड़ा हुआ, और यहाँ पर देखो और बड़ा हुआ, यहाँ पर देखो और बड़ा हुआ, यहाँ पर देखो और बड़ा हुआ, और इक्वेटर देखो सबसे बड़ा। फिर जैसे आप नीचे जाओगे और छोटा होते 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 यहाँ पोल्स पे जाकर के बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है बात? आई थिंक आपको लैटिट्यूड समझ में आ गया होगा। लैटिट्यूड क्या होता है बेटा? लैटिट्यूड एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जो कि पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने का काम क्या होता है बेटा? जैसे 0 डिग्री हमने ले लिया, तो 0 डिग्री एक इक्वेटर है। इक्वेटर है जो पृथ्वी को दो बराबर उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित करती है, हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो जब आप इक्वेटर के ऊपर जाते हो तो वो जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको आप बोलते हो नॉर्थ नॉर्थ वाले आपके हेमिस्फीयर वाली लैटिट्यूड्स, और जब आप नीचे की तरफ आते हो तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, साउथ हेमिस्फीयर वाली लैटिट्यूड बोला जाता है। ऊपर वाले के लिए हम एन सिंबल का यूज करते हैं और नीचे वाले के लिए एस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। और जो आपके पोल्स होते हैं वो एक बिंदु है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऊपर और नीचे वो क्या है बेटा, बिंदु है। और सबसे बड़ी रेखा कौन सी है बेटा आपकी, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बनाता है आपका, इक्वेटर बनाता है। क्लियर है बात? ये आपकी हो गई। अब इनका यूज करना मैं सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर में सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। वही सेम चीज मैंने बताया कि विषुवत इक्वेटर के ऊपर लाई करने वाली जितनी भी रेखाएं हैं उन्हें आप क्या बोलोगे बेटा, नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड। और जो विषुवत वृत्त के दक्षिण में लाई कर रही हैं उन्हें आप क्या बोलोगे बेटा, साउथ लैटिट्यूड। क्या बोलोगे बेटा, साउथ लैटिट्यूड। इसलिए प्रत्येक अक्षांश का मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण मतलब ऊ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है, जो अंग्रेजी में एन या साउथ से होता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर, महाराष्ट्र में एक जगह लिया चंद्रपुर,
एवं ब्राजील जो दक्षिणी अमेरिका में है वहां पर एक जगह है बेलो हॉरिजोंटो। बेलो हॉरिजेंटो, ठीक है बात। ब्राजील में एक जगह है बेलो हॉरिजेंटो और यहां पर क्या हो गया बेटा, चंद्रपुर। दक्षिण ब्राजील का बेलो हॉरिजेंट दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, 20 डिग्री पर स्थित, 20 डिग्री अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विश्वत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है एवं बेले हॉरिजेंटो विश्वत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तथा बेलो हॉरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विश्वत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है, जो मैंने वही आप लोगों को समझाया ऊपर की तरफ। यहां पर अगर आप देखोगे तो इनका साइज क्या होता है बेटा, छोटा होता चला जाता है। अब देखिए बाबू ध्यान से, यहां पर लिखा है 23 1/2 डिग्री, यहां पर है आपका 0 डिग्री इक्वेटर। तो यहां पर जो चंद्रपुर लिखा होगा वो यहां पर कहीं लाई कर रहा होगा बेटा, यहां पर कहीं लाई कर रहा होगा 23 डिग्री के नीचे, ठीक है, और 0 डिग्री के ऊपर। उसी तरीके से नीचे देखोगे तो यहाँ 23 1/2 डिग्री साउथ का भी, इसका मतलब क्या होता है बताता हूं बाबू। तो ये जो लाई कर रहा होगा, जो आपका बेलो हॉरिजेंटो है, वो यहां पर लाई कर रहा होगा कहीं पर, ठीक है बात। परंतु ये दोनों 20 डिग्री पर है, ये भी 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री। अब हम कैसे बताएंगे ऊपर कौन है नीचे कौन है, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे बेटा, ये 20 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है तो इसके साथ आप जोड़ दोगे नॉर्थ, और बेलो हॉरिजेंटो जो इक्वेटर के नीचे है तो 20 डिग्री क्या हो जाएगा बाबू, ये साउथ हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो क्या हो जाता है बेटा, ये छोटा होता चला जाता है। सबसे बड़ा कौन सा है आपका, इक्वेटर है, ठीक है बात। और पॉइंट वाला कौन सा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पॉइंट है बाबू, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड यहाँ पर दिए हुए हैं, अक्षांश दिए हुए हैं, रेखाएं दी हुई हैं, ठीक है बात। कौन कौन सा है बेटा, विषुवत है, फिर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं भी और भी हैं, जैसे कौन कौन सी है बेटा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जिसको आप बोलते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका है 23 1/2 डिग्री उत्तर नॉर्थ में है। सेकंड कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, इसको आप बोलते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हो, जो कि 23 1/2 डिग्री दक्षिण में है। फिर कौन सा है, विश्वत वृत्त के 66 1/2 डिग्री उत्तर में जो स्थित है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, या फिर इसको बोला जाता है आर्कटिक सर्कल, ठीक है बात। और विश्वत रेखा के 66 1/2 डिग्री दक्षिण में है जो स्थित है उसे बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, या फिर बोला जाता है इसको अंटार्कटिका सर्कल, ठीक है बात। अब ये है क्या, ये 23 1/2 डिग्री क्या है, 66 1/2 डिग्री क्या है, मैं आपको बताता हूं, समझना बात को। अब पृथ्वी को अगर आप देखोगे तो पृथ्वी का, अगर आप यहाँ ग्लोब पर देखो, जो ऊपर आपने ग्लोब यहाँ पर देखा है, क्या पृथ्वी बिल्कुल सीधी आपको दिख रही है, नहीं बाबू, पृथ्वी थोड़ी सी टिल्टेड है। पृथ्वी क्या है बाबू, थोड़ी सी टिल्टेड है। कितनी टिल्टेड है अभी आप समझोगे इस चीज को, ठीक है बात। पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं है, पृथ्वी क्या है, अपने एक्सिस पर थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है। अगर बिल्कुल सीधी होती पृथ्वी तो एक्सिस उसकी क्या होती बाबू, ये होती, ठीक है। लेकिन है कौन सी एक्सिस बाबू, ये है, ये एक्सिस है। अच्छा, और ये क्या है बाबू, ये इसका प्लेन है, ये इसका क्या है बेटा, प्लेन है, ठीक है। अब ये टोटल एंगल कितना है जल्दी से बताओ, ये टोटल एंगल कितना है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री है सर, 90 डिग्री है। तो ये जो इसकी एक्चुअल एक्सिस है बाबू, इस एक्चुअल एक्सिस से इसकी जो ओरिजिनल एक्सिस है वो कितनी है बेटा, ये कितनी कितनी डिग्री है, ये कितनी डिग्री का झुकाव है, ये 23 1/2 डिग्री का झुकाव है, ठीक है। 23 1/2 डिग्री का क्या हो गया बेटा, ये झुकाव हो गया। उसके बाद से अगर आप प्लेन से अब इसका एंगल निकालो, ये तो आप एक्सिस से इसका बना दिया, जैसे इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको क्या मान लो बेटा, वाई से। तो वाई एक्सिस से जो इसके एक्सिस का एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 23 1/2 डिग्री। और ये जो एक्स एक्सिस उसका प्लेन है उससे कितना एंगल बचा, 90 डिग्री से माइनस करो, 66 1/2 डिग्री। क्लियर है बात। तो 66 1/2 डिग्री क्या है और 23 1/2 डिग्री क्या है, ये समझ में आ गया। ये एंगुलर डिस्टेंस है जो किसकी वजह से बने हुए हैं बाबू, यह पृथ्वी के टिल्टेशन की वजह से बने हैं। अब इनका यूज क्या है, अब इनका यूज क्या है, अब यूज समझो बाबू। अगर मान लो, अगर मान लो पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती, अगर मान लो पृथ्वी बिल्कुल क्या होती, सीधी होती, तो क्या होता, एक मिनट, यहां पर बताता हूं। अगर मान लीजिए पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती तो क्या होता, मान लीजिए ये सन मैंने यहां पर बनाया, ये मैंने आपका क्या बनाया, सन बनाया, ठीक है। अब पृथ्वी को एक बार मानते हैं बिल्कुल सीधा है, ठीक है, बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी है और बिल्कुल सीधी है, ठीक है बात। और ये सन का चक्कर लगा रही है, ऑर्बिट कर रही है सन का,
सन का क्या कर रही है बेटा, चक्कर लगा रही है, ऑर्बिट में अपने घूम रही है, उसका रिवॉल्यूशन कर रही है, ठीक है बात। अच्छा, और इसके बीच में क्या है बेटा, 0 डिग्री इक्वेटर है। 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है। 0 डिग्री क्या है बेटा, इक्वेटर है। अगर पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती तो सूर्य 12 महीने कहां पर परपेंडिकुलर होता बेटा, इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता। एकदम बिल्कुल सीधी है तो सूर्य 12 महीने कहां पर परपेंडिकुलर होता बेटा, इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता। लेकिन सूर्य जो होता है वो मूव करता रहता है। कहां से कहां मूव करता है बेटा, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मूव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, और बीच में क्या होता है बेटा, इक्वेटर होता है। ये उत्तर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाता है, और फिर ऊपर आता है, ठीक है। ये 12 महीने का पूरा साइकिल होता है। 3 महीना ऊपर जाने में, 3 महीना नीचे आने में, फिर 3 महीना और नीचे जाने में, और 3 महीना फिर ऊपर आने में, फिर इक्वेटर तक आता है, ठीक है। अब अगर पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती तो सूर्य हमेशा परपेंडिकुलर कहां पर होता बेटा, इक्वेटर पर होता। तो इक्वेटर पर होने की वजह से उत्तर और दक्षिण में कभी भी गर्मी और ठंडी इस तरह के सीजन परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलते। सारी गर्मियां कहां पर केंद्रित हो जाती हैं बेटा, इक्वेटर और उसके आसपास के क्षेत्र में वहां पर केंद्रित हो जाती है, और 12 महीने वो बहुत ज्यादा गर्म होता, बहुत ज्यादा गर्म होता, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं होता, सूर्य जो होता है वो मूव करता है ऊपर से नीचे 12 महीने, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है बाबू, टिल्टेशन की वजह से होता है, अर्थ के। तो अर्थ अपने एक्सिस पर बिल्कुल सीधी ना होकर के क्या है, वो टिल्ट है 23 1/2 डिग्री। ये ऐसे टिल्ट है, ठीक है बात। ये ऐसे क्या है बाबू, टिल्ट है, ठीक है बात, ये टिल्ट है। अब इससे क्या होता है बाबू, एक बार यहां पर देखिए तो सूर्य कहां पर लंबवत है बाबू, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। यहां पर कहां पर लंबवत हो गया, इक्वेटर पर। फिर कहां पर लंबवत हो गया बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। फिर कहां पर हो गया बेटा, इक्वेटर पर। फिर ये साइकिल हो गई जो मैंने यहां पर बताया, ये सूर्य इसी तरीके से मूव करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर आया इक्वेटर तक, ये तो ये थ्री थ्री मंथ। फिर उसके बाद यहां से इक्वेटर से फिर यहां पर आया तो ये 3 मंथ। फिर इक्वेटर से फिर यहां पर आपके यहां पर आया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से फिर इक्वेटर पर आया तो 3 मंथ। फिर वापस उसी जगह पर आ गया तो क्या हो गया बेटा, 3 मंथ। तो इस समय अगर आप देखोगे तो साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रहा है, यहां पर इक्वेटर पर गर्मी है। फिर यहां पर देखोगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी है, यहां पर देखोगे तो इक्वेटर पर गर्मी है। समझे बात को, नहीं समझे, ये टिल्टेशन की वजह से होता है। तो जब साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी होगा, मान लो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, तो भारत में क्या होगी बेटा, ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, साउथ हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, अर्जेंटीना है, ठीक है बात। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हो तो बहुत सारे और देश हैं, अफ्रीकन जो भी कंट्रीज हो जाती हैं, चाहे आप मोजाम्बिक की बात करते हो, चाहे मेडागास्कर की बात करते हो, मॉरिशस की बात करते हो, जो आइलैंड कंट्रीज हैं वहां पर। फिर बहुत सारे, जिम्बाब्वे हो गया, तंजानिया हो गया, ये सारे जो भी देश हैं तो वो यहाँ पर पड़ रहे हैं साउथ हेमिस्फीयर में। तो साउथ हेमिस्फीयर में पड़ने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर गर्मी होगी तो उत्तरी गोलार्ध में, जैसे अगर भारत की बात करते हो, आप पाकिस्तान की बात करते हो, नेपाल की बात करते हो, भूटान की बात करते हो, बांग्लादेश की बात करते हो, म्यांमार की बात करते हो, कंबोडिया की बात करते हो, लाओस की बात करते हो, तो उन सारे क्षेत्रों में क्या पड़ेगा बेटा, ठंडा पड़ेगा। जैसे ही यहां पर आ गया तो बाकी क्षेत्रों में, अब साउथ हेमिस्फीयर में आपकी गर्मी हो गई, सॉरी ठंडी हो गई, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो गया बेटा, ठंडा पड़ने लगा, गर्म होने लगा, गर्म होने लगा। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो गया बेटा, ठंडा हो गया। तो ये जो है, ये साइकिल आपकी निरंतर चलती रहती है जब सूर्य आपका मूव करता है उत्तर से दक्षिण में। समझ में आई बात, चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो आपकी ये मेन है एक्सिस है, अब ये 23 1/2 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है बाबू। समझ में आ गई बात, 23 1/2 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। या फिर अगर आप बात करेंगे 23 1/2 डिग्री साउथ से नीचे, वो नहीं जाएगा, मतलब इसी के बीच में वो मूव करता रहता है, ठीक। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और 66 1/2 डिग्री के ऊपर तो उसकी कभी भी परपेंडिकुलर होगा ही नहीं। 66 1/2 डिग्री के ऊपर कभी भी परपेंडिकुलर होगा नहीं, उसके बारे में अभी आप देखोगे। अभी मोटा मोटा दिमाग में रखो कि इंपॉर्टेंट आपके लैटिट्यूड्स कौन कौन से, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से हो गए। तो पहला कौन सा लैटिट्यूड हो गया इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताओ। पहला इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन सा हो गया, तो आप बोलोगे इक्वेटर, विषुवत रेखा, ठीक है बात। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन से हो गए बेटा, पोल्स हो गए। कौन से हो गए बेटा, पोल्स हो गए। पोल्स क्या है बेटा, एक पॉइंट है, नॉर्थ पोल हो गया और क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल हो गया और क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। फिर उसके बाद कौन से हैं बेटा, फिर आपके तीसरे कौन कौन से हो गए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको आप बोलोगे कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको आप बोलोगे मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। इनके एंगल क्या है, 23 1/2 डिग्री। ये भी क्या है बेटा, 23 1/2 डिग्री, क्योंकि अपने एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगा ऊपर भी और नीचे भी। यहां पर देखेंगे
यहाँ पर जो अभी आपने देखा तो 23 1/2 डिग्री यहाँ पर है, तो 23 1/2 डिग्री कहाँ पर बनेगा बेटा? नीचे भी तो बनेगा। 66 1/2 डिग्री ये है, तो 66 1/2 डिग्री ये भी तो होगा। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया, अल्टरनेट एंगल्स का आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा वाला आपने देखा, चौथा आपने क्या देखा बेटा? आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल। फिर उसके बाद आपने क्या देखा? अंटार्कटिक सर्किल। इसका क्या होगा? जो प्लेन वाला एंगल होगा 66 1/2 डिग्री, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये क्या हो गया बेटा? नॉर्थ हो गया। और अंटार्कटिक सर्किल क्या हो गया? आपका साउथ हो गया। 66 1/2 डिग्री साउथ हो गया। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट वृत्त हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। क्यों रखने हैं? यहां पर अब समझ में आएगा। अब सुनो, ये जो लैटिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है वो किस चीज को दिखाते हैं? ये लैटिट्यूड दिखाते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को। किसको दिखाते हैं बेटा? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को। अब इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा है कि पृथ्वी पर या पूरे के पूरे सौरमंडल में ऊष्मा का स्रोत है कौन? ऊष्मा का स्रोत कौन है? जल्दी से बताओगे बाबू। इस पूरे के पूरे पृथ्वी पर या पूरे सौरमंडल में ऊष्मा का स्रोत कौन है बेटा? वो है सन। अब सन जहां पर परपेंडिकुलर होगा, जहां पर लंबवत होगा, जहां पर सीधी रोशनी पड़ रही होगी, वहां पर टेम्परेचर क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। ठीक है बात? जहां पर वो तिरछा पड़ रहा होगा, जहां पर वो स्लांट पड़ रहा होगा, वहां पर पूरी की पूरी टेम्परेचर वहां पर ज्यादा नहीं होगा। ठीक है बात? अब सुनिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध या फिर जो आपके टेम्परेचर जोन होते हैं बेटा, टेम्परेचर जोन होते हैं, उनको डिसाइड करने के लिए आपके लैटिट्यूड हेल्प करते हैं। देखो, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड पर, सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है बात? क्लियर हो गई बात? अब ऐसे समझो कि ये है आपका 0 डिग्री, ये है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है बात? उसके बाद यहां पर आ गया 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, और फिर यहां पर आ गया आपका पोल। उसी तरीके से नीचे आओगे, 23 1/2 डिग्री साउथ, 66 1/2 डिग्री साउथ, और ये क्या हो गया? साउथ पोल। अब सूर्य मूव कैसे कर रहा है बेटा? यहां से ऊपर, फिर नीचे, फिर और नीचे, फिर ऊपर। तो इनके बीच में वही कर्क रेखा, ये जो 23 1/2 डिग्री नॉर्थ है इसको कर्क रेखा बोले, और मकर रेखा 23 1/2 डिग्री साउथ, इसी के बीच में मूव कर रहा है टिल्टेशन की वजह से। ठीक है बात? के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सर के ऊपर रहेगा, मतलब लंबवत रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसको उष्णकटिबंध या फिर ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंध या फिर इसको क्या बोलोगे बेटा? ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। तो 0 से 23 1/2 डिग्री उत्तर और 0 से 23 1/2 डिग्री दक्षिण, ये दोनों कैसे जोन हो गए बेटा? तो आप बोलोगे ट्रॉपिकल जोन, और गर्म क्षेत्र बोल सकते हो, ये हो गए गर्म। ठीक है? हिंदी में इसको क्या बोलोगे? संस्कृत में उष्ण, तत्सम तद्भव हो जाता है ना बेटा, उष्ण कटिबंध, कटिबंध हो गया। ठीक है बात? तो 0 से 23 1/2 डिग्री उत्तर और 0 से 23 1/2 डिग्री क्या हो गया बेटा? दक्षिण। ये क्या हो गया बेटा? ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध हो गया। ठीक है? फिर देखो, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। अब परपेंडिकुलर तो इसी के बीच में हो सकता है बेटा। अब इसके ऊपर अगर आप जाओगे, 23 1/2 डिग्री के ऊपर जाओ या फिर 23 1/2 डिग्री साउथ के नीचे जाओगे, यहां पर कभी भी सूर्य कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है? जैसे यहां पर टॉर्च की लाइट इस पर पड़ रही है तो परपेंडिकुलर पड़ रही है बेटा। वहीं पर यहां पर टॉर्च की लाइट आप देखोगे तो यहां पर तिरछी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है बेटा? ठीक है बा? लेकिन क्षेत्र क्या हो गया बेटा? फैल गया। यहां पर क्षेत्र क्या था बेटा? कम था। यहां पर क्षेत्र क्या हो गया बेटा? ज्यादा हो गया। ठीक है? जैसे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर के आपने कभी भी किसी कपड़े को या फिर कागज को जलाया है कि नहीं जलाया है? तो आप सूर्य की सारी किरणों को एक जगह पर क्या करते थे बेटा? केंद्रित कर देते थे। जितना वो केंद्रित रहती थी, अगर उसी सूर्य की रोशनी में अगर आप रखते थे, ठीक है बात, रखते थे, आपने रखा वहां पर, कागज तो नहीं जलेगा, लेकिन वहीं पर मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के उस पूरे क्षेत्र में पड़ने वाली सनलाइट को एक जगह पर क्या करो? कंसंट्रेट कर दो, वहां पर बढ़ जाता है। ठीक है? जहां पर एरिया कम रहेगा वहां पर हीट ज्यादा पहुंचेगी, जहां पर एरिया बढ़ जाएगा वहां पर हीट क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। ठीक है बात? अब देखो, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हो जाती हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाए। शीतोष्ण मतलब होता है जहां पर शीत भी रहेगा और उष्ण भी रहेगा। ठीक है? अब इसका क्या कहने का मतलब है? अब जैसे आप कर्क रेखा के ऊपर है तो 66 1/2 डिग्री नॉर्थ देखो और 66 1/2 डिग्री साउथ देखो। इसको आप बोलते हो उत्तरी वृत्त,
उत्तरी वृत्त बोले या फिर इसको बोलते हो आर्कटिक सर्किल, और इसको क्या बोलते हो बेटा, दक्षिणी वृत्त, या फिर क्या बोलोगे बेटा आप, अंटार्कटिक सर्किल इसको बोलोगे। तो इन दोनों के बीच में सूर्य की कभी भी रेखा परपेंडिकुलर ना होकर के हमेशा फैली हुई पड़ती है, ठीक है। अब फैली हुई पड़ने की वजह से क्या होता है, यहां पर ना ही, यहां पर क्या होता है बेटा, इस क्षेत्र में तापमान कैसा रहेगा बेटा, मॉडरेट रहता है। इस क्षेत्र में तापमान कैसा रहेगा, मॉडरेट। मॉडरेट क्यों रहता है, अब मान लो यहां पर सूर्य परपेंडिकुलर हुआ 23 1/2 डिग्री पर, तो यहां पर गर्मी दिया कि नहीं दिया, तो ये हो गया तुम्हारा गर्म, बोलो है ना। और गर्म को क्या बोला तुमने, उष्ण, ठीक है बात। अच्छा, अब सूर्य नीचे गया, फिर और नीचे आ गया। अब सूर्य जब यहां पर परपेंडिकुलर है तो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया बेटा, उष्ण। अच्छा, सूर्य यहां से बहुत दूर हुआ ना, इस वाले क्षेत्र से बहुत दूर हो गया सूर्य। जब इस वाले क्षेत्र से सूर्य बहुत दूर हो जाएगा तो इस वाले क्षेत्र में कैसा टेम्परेचर हो जाएगा बेटा, शीत, कुछ ज्यादा ही ठंडा हो जाएगा। तो इन यहां पर शीत भी होगा और उष्ण भी होगा। मतलब पूरे 12 महीनों में अगर देखोगे तो कुछ समय पर यहां पर गर्मी रहेगी और कुछ समय पर यहां पर भीषण ठंडी रहेगी, तो दोनों को मिला दो तो शीत और उष्ण मिलकर के क्या हो जाता है बेटा, शीतोष्ण हो जाता है। सेम गोज फॉर साउथ हेमिस्फीयर आल्सो। जब यहां पर उष्ण है, जब यहां पर परपेंडिकुलर 23 1/2 डिग्री साउथ पर, मतलब आपके मकर रेखा पर परपेंडिकुलर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर है, परंतु जैसे ये ऊपर गया और ऊपर गया तो यहां पर ज्यादा ठंडक पड़ने लगी क्योंकि बहुत दूर हो गया सूर्य यहां से, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, शीत हो गया। तो यहां पर शीत भी होता है, और जब यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर है तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, उष्ण हो जाएगा। दोनों को मिलाओ तो शीत और उष्ण मिलकर के क्या हो गया बेटा, शीतोष्ण हो गया। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा इसको, टेम्परेट। क्या बोलेंगे बेटा, टेम्परेट जोन। यहां पर क्या बोलेंगे बेटा, टेम्परेट जोन। क्लियर हो गई बात, क्लियर है। तो अभी तक आप कहां पर पहुंचे, 0 डिग्री से कहां तक पहुंचे बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आप कहां पर पहुंचे, आर्कटिक सर्किल पर। तो आपने 0 डिग्री से लेकर के 23 1/2 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोला, ट्रॉपिकल, क्योंकि यहां पर सूर्य परपेंडिकुलर होता है। अब 23 1/2 डिग्री से लेकर के आप पहुंचे 66 1/2 डिग्री नॉर्थ पर। इस वाले क्षेत्र में क्या है, जब यहां पर परपेंडिकुलर है आपके, यहां पर परपेंडिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर, तब तो यहां पर गर्मी है। लेकिन अगर वहीं पर सूर्य कहां चला गया बेटा, नीचे चला गया, तो ये वाला क्षेत्र तो बहुत दूर हो गया। तो जब सूर्य नीचे परपेंडिकुलर तो यहां पर क्या हो गया, शीत। तो बीच वाला क्षेत्र क्या हो गया, 0 डिग्री से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ट्रॉपिकल, और इसके ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो गया, इसके ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो गया, टेम्परेट हो गया, मतलब शीतोष्ण हो गया। तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। क्लियर है बात। ठीक नीचे आ जाओ तो ये हो गया ट्रॉपिकल, कर्क मकर रेखा तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। उसके नीचे आ जाओगे तो क्या हो गया बेटा, ठंडा हो गया। तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। क्लियर हो गई बात, चलो बहुत बढ़िया है। अब नीचे आओ, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त, मतलब वही आर्कटिक सर्किल, तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में के क्षेत्र ठंड में ठंड बहुत होती है, सॉरी, क्योंकि यहां सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, मतलब ये जेनिथ से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, फ्रिजिड जोन कहा जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है। अब देखो, ये पृथ्वी था, पृथ्वी है, तो यहां पर 0 डिग्री, ये 23 1/2 डिग्री, यहां पर 66 1/2 डिग्री, और ये हो गया 0 डिग्री। ठीक उसी 23 1/2 डिग्री साउथ, 66 1/2 डिग्री साउथ, और यहां पर क्या हो गया, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब देखो अब कहां की बात हो रही है, तो 0 डिग्री से लेकर के इस वाले क्षेत्र में तो गर्मी बहुत ज्यादा है। इस वाले क्षेत्र में क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा है नीचे 23 1/2 डिग्री में, तो इसको आपने क्या बोला, ट्रॉपिकल बोल दिया। इसके बाद ऊपर आए, इस वाले क्षेत्र में क्या है बेटा, यहां पर ठंडा भी है और गर्म भी है, तो इसको आपने क्या बोल दिया बेटा, टेम्परेट बोल दिया। इस वाले को आपने क्या बोल दिया, टेम्परेट बोल दिया। अब सूर्य यहां से तो बहुत दूर हो गया ना ये पोल तक, तो इसके ऊपर वाले जितने भी ये क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, इसके ऊपर वाले ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, अत्यधिक ठंडा रहता है, इसीलिए इस वाले क्षेत्र को बोला जाता है फ्रिजिड, फ्रिजिड जोन। क्या बोलोगे बेटा, फ्रिजिड जोन, या फिर इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। क्लियर हो गया। तो आपने लैटिट्यूड के यूजेस को और उसका जो काम है उसको भी आपने सीख लिया, क्या होते हैं, क्या काम होता है वो आपने सीख लिया। अब यहां पर देखो बाबू, यहां पर बना हुआ है, देखो ये हो गया आपका विषुवत वृत्त, मतलब इक्वेटर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, कर्क रेखा हो गया। ये हो गया आर्कटिक सर्किल, ये क्या हो गया, आर्कटिक सर्किल। उसके नीचे आ जाओ, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या हो गया बेटा, ये अंटार्कटिक सर्किल हो गया। ठीक है, अब इसके बीच वाले क्षेत्र को देखो, यहां पर सूर्य क्या है बाबू, परपेंडिकुलर हो रहा है,
तो ये क्या हो गया बेटा, ट्रॉपिकल जोन, या फिर आप क्या बोलोगे इसको, उष्ण कटिबंध। क्या बोलोगे बेटा, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है। अब इसके ऊपर जो होता है, यहां पर सूर्य की किरणें कैसी हो जाती हैं बेटा, तिरछी हो जाती हैं। तो सूर्य की किरणें यहां पर तिरछी हो गई, तो ये क्या हो गया बेटा, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। क्या हो गया, टेम्परेट जोन। यहां पर भी तिरछी हो गई, तो इसको क्या बोलोगे बेटा, शीतोष्ण कटिबंध, या फिर क्या बोलोगे, टेम्परेट जोन। और यहां पर कभी भी ये जेनिथ से ऊपर आ ही नहीं पाता। मान लो ये कोई पर्सन खड़ा है, तो सूर्य का मूवमेंट हमारे क्षेत्र में कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। लेकिन जो यहां पर होंगे उनमें कैसा मूवमेंट होगा बेटा, ऐसे होगा। मतलब उसके सामने से उगेगा और इधर अस्त हो जाएगा, मतलब कभी भी इसके सर के ऊपर आएगा ही नहीं। तो इस क्षेत्र में कभी भी रोशनी या फिर हीट पड़ेगी ही नहीं। तो इस क्षेत्र में हमेशा क्या होगा बेटा, बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है उत्तरी शीत कटिबंध या फिर फ्रिजिड जोन। क्या बोलोगे बेटा, फ्रिजिड जोन। ये नॉर्थ वाला हो गया। उसी तरीके से नीचे हो जाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध या फिर सदर्न फ्रिजिड जोन। क्लियर हो गया। तो लैटिट्यूड का यूज क्या हो गया, लैटिट्यूड का यूज हो गया पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करना, उत्तर और दक्षिण, दो बराबर भागों में विभाजित करना। प्लस लैटिट्यूड के ही वजह से हम सूर्य के मूवमेंट को देखते हैं, और सूर्य के मूवमेंट की वजह से जो पृथ्वी पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे भी हम समझ सकते हैं। तो जहां पर सूर्य परपेंडिकुलर है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा, जहां पर सूर्य परपेंडिकुलर नहीं है वहां पर क्या होगा, ठंडा क्षेत्र होगा। और जहां पर सूर्य कभी भी ऊपर आ ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा बेटा, हमेशा बर्फ रहेगा। तो आप ये कह सकते हो यह क्षेत्र कैसे होंगे, ये होंगे गर्म, ये क्या होगा बेटा, ये होगा ठंडा, और ये क्या हो गया, बर्फीला। क्लियर है कि नहीं है। ये भी क्या हो गया बेटा, गर्म, ये क्या हो गया बेटा, ठंडा, और ये क्या हो गया बेटा, बर्फीला। गर्म ठंडा बर्फीला। जहां पर सूर्य परपेंडिकुलर है वो गर्म, जहां पर सूर्य तिरछा पड़ रहा है वो क्या हो गया, ठंडा। जहां पर सूर्य आ ही नहीं रहा है ऊपर की तरफ तो क्या हो गया बेटा, बर्फीला हो गया। जेनिथ पर ही नहीं आ रहा है तो क्या हो गया बेटा, बर्फीला हो गया। जेनिथ से ऊपर ही नहीं आता है तो। ठीक है। क्लियर हो गया। लैटिट्यूड आपको समझ में आएगा। लैटिट्यूड क्या होती है, लेटी हुई लाइनें होती हैं। ये लेटा हुआ है ना पृथ्वी पर, लेटा हुआ, लेटी हुई लाइनें होती हैं, लैटिट्यूड हो गई। समझ में आ गई बात। अब खड़ी खड़ी लाइनें देखनी है, समझ में आ गई बात। लेटी हुई आप लोगों ने देख ली, अब क्या देखनी है बेटा, सीधी सीधी लाइनें देखनी है। ठीक है, उसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं बाबू, देशांतर। देशांतर क्या है, देशांतर क्या है। ठीक है बात, अब इसको देखते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, देशांतर क्या है। चलिए इसको मैं अगले लेक्चर में या फिर पार्ट 2 में आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, देशांतर अभी इतना समझिए, अभी इतना दिमाग में, इतना आप लोग पहले बचाइए, फिर देशांतर की हम बात कर लेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।